तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य विधानमंडल। ठीक है, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सिलेबस से संबंधित है, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल के विभिन्न पहलुओं पर बात अब यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये पोर्शन हमारा इसमें रह गया था राज्य विधानमंडल का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। तो राज्य विधानमंडल की अगर बात करें तो भारत के राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है, राज्य विधानमंडल की केंद्रीय और प्रभावी भूमिका होती है। इसमें होती है राज्य की राजनीतिक राज्य व्यवस्था में। ठीक है, तो संविधान के छठे भाग में, ठीक है, संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 किसके वर्णन करता है? राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों और प्रक्रियाओं के विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, राज्य विधानमंडल की बात करें तो ये राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में विधानमंडल की, राज्य की विधानमंडल की केंद्रीय और प्रभावी भूमिका होती है। और संविधान के छठे भाग में इसका वर्णन है। और छठे भाग के भाग अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल का गठन, संगठन उसका क्या है, कार्यकाल क्या है, उसके अधिकारियों और की प्रक्रियाएं क्या है, विशेषाधिकार क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, इन सारे विषयों के बारे में बताया गया है। अब इसका गठन कैसे होता है? पहला प्रश्न ये उठता है, राज्य विधानमंडल का गठन किस प्रकार होता है? अगर इस बिंदु पर आते हैं कि राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होगा, तो राज्य विधानमंडल के गठन में कहते हैं कोई एकरूपता नहीं है। मतलब अधिकतर राज्यों में क्या है, एकरूपता का मतलब पूरी सारे देश में एक जैसी व्यवस्था नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ राज्य क्या है, एक सदनी व्यवस्था है जहाँ केवल विधानमंडल, विधानसभा ही है। कुछ राज्य में क्या है, द्विसदनी व्यवस्था है जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीजें हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है। अधिकतर में राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है, कहीं दो सदनी व्यवस्था है, तो उसी व्यवस्था के अनुसार वहां पे गठन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो वर्तमान यानी मतलब केवल 2016 की अगर बात करें, वर्तमान की नहीं, 2016 में क्या था, केवल 7 राज्यों में दो सदन व्यवस्था थी, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। वो कहाँ पर थी, कहाँ पर है, 7 राज्यों में है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर क्या था, ये इन राज्यों में दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद जिसको कहते हैं। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू नहीं हुआ। और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये एक सदन और दो सदन वाली व्यवस्था, कई कई राज्यों में एक सदन है, कई राज्यों में द्विसदन है। तो 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी क्या हुआ था, विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था। और इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जानी थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई। मतलब अभी तक भी मध्य प्रदेश में भी क्या है, एक सदनी ही विधानमंडल है। ठीक है, तो इसके गठन, म्यूट कीजिए जब प्लीज, जिसका भी ऑन है म्यूट कर लीजिए। 22 राज्यों में क्या है, एक सदनी व्यवस्था है। और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, राज्य विधान, जैसे कि केंद्र में क्या हुआ, राष्ट्रपति की भूमिका होती है, यहाँ विधानसभा में राज्यपाल की होती है। तो राज्य विधानमंडल में कौन कौन होता है, राज्यपाल और विधानसभा शामिल होती है। और जिन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, यानी दो सदन है जिन राज्यों में, वहां क्या है, विधानमंडल में राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। और जहां पर एक सदनी व्यवस्था है, वहां पर विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो विधान, जैसे कि हमने संसदीय व्यवस्था में पढ़ा कि लोकसभा क्या हो गया, निचला सदन, और राज्यसभा उच्च सदन कहलाया।
वैसे ही विधानमंडल में क्या है, जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है, यानी द्वितीय सदन जिसको कह सकते हो, यह वरिष्ठों का सदन भी इसको कह सकते हैं। और जो विधानसभा का निचला सदन है वो क्या कहलाता है, लोकप्रिय सदन। विधानसभा है वो क्या कहलाएगा, निचला सदन है, जिसको हम लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं, और वरिष्ठ पहला सदन भी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये विधानमंडल में बिल्कुल स्थिति सेम संसद वाली है, लोकसभा राज्यसभा वाली, वैसे यहाँ विधानसभा विधान परिषद होते हैं। ठीक है, तो संविधान में राज्य विधान परिषद के गठन और विघटन करने की व्यवस्था है। ठीक है, संसद एक विधान परिषद को क्या कर सकती है, पहले से भी जो पहले से ही मतलब विधान परिषद होती है विघटित कर सकती है, और यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो संसद का अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजन है तो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, सामान्य विधान की तरह इसको बहुमत से पारित किया जाएगा। मतलब कहने का कि यदि संबंधित राज्य की विधानसभा में इस संबंध में संकल्प पारित करे या इस तरह के कोई प्रस्ताव राज्य विधानसभा या सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है, तो तभी क्या होगा, यानी कि इसको मतलब विघटित करने के लिए क्या होगा, कुल मतों का उपस्थित 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, तभी वो विघटित हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे आते हैं, संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना इस आधार पर की कि ये विधायी कार्यों में विलंब करेगा और संस्था बहुत खर्चीली होगी। मतलब जो राज्यों में जहां पर द्विसदन की बात हो रही थी, तो वहां पर ये संविधान में लिखा गया कि राज्यों में अगर 2 सदन की बात, संविधान आलोचना करता है इसका कि ये अगर वहां पर 2 सदन होंगे तो वो विधायी कार्यों में विलंब होगा और संस्थाएं भी बहुत खर्चीली हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद की बात। अब दोनों सदनों का गठन कैसे, 2 सदनों का गठन कैसे होगा, अब इसकी बात आती है। अब सबसे पहले बात आती है विधानसभा का गठन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विधानसभा का गठन, तो संख्या की बात करें तो विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है, विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया, जैसे लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो इसकी अधिकतम संख्या, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और निम्नतम संख्या 60 तय की गई है। किसी भी विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 और निम्नतम संख्या 60 होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब कहने का 60 से 500 के बीच की यह संख्या राज्य की जनसंख्या और उसके आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा इस मामले में अपवाद है, क्योंकि यहाँ 30 है संख्या। ठीक है, मिजोरम और नागालैंड में क्रमशः 40 और 46 है विधानसभा सदस्यों की संख्या। तो ये जो राज्य है जनसंख्या के आधार पर चूंकि इसका निर्धारण होता है, तो यहाँ इनका गठन के आधार पर इनकी संख्या कम है। ठीक है, और सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके मतलब सदस्यों की संख्या की अधिकतम 500 होनी चाहिए किसी भी विधानसभा में, और निम्नतम 60 संख्या हमारे ये तय की गई। और नामित सदस्य कितने होने चाहिए, अगर उनकी बात करें तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है। आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन जो समुदाय होता है, उससे राज्यपाल क्या करते हैं, एक सदस्य को नामित करते हैं, और इस समुदाय का प्रतिनिधि विधानसभा में पर्याप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और ये उपबंध 10 वर्षों यानी 1960 तक के लिए था। पहले जब हमारा संविधान बना तो ये व्यवस्था 1960 तक के लिए रखी गई थी आजादी के बाद से कि एंग्लो इंडियन एक सदस्य होगा, लेकिन क्या था, इसे हर 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया बाद में, यानी 95 संविधान संशोधन में क्या किया, इसे 2009 से लेकर 2020 तक के लिए ये व्यवस्था बढ़ा दी गई कि 2020 तक जो एंग्लो इंडियन सदस्य नामित करते हैं राज्यपाल, उनकी संख्या बढ़ा दिया गया है। 2020 तक ये व्यवस्था ऐसे ही बनी रहेगी, यानी राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करते रहेंगे। ठीक है,
अब क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होता है विधानसभा में, जो ये सदस्य निर्धारित किए जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे हमारे क्षेत्र का विधायक होता है जिसको हम चुनते हैं, तो वो विधायक ही क्या है, वो विधानसभा का सदस्य बनकर आता है। तो ये क्षेत्र का निर्धारण कैसे होता है, तो विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन और नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन हर राज्य का होता है। ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर उसके क्षेत्रों का मतलब गठन किया जाता है, सीटों का आवंटन होता है। तो इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण क्या करता है, राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। ठीक है, जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में ये सीटें तय की जाती हैं और जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होता है इन सीटों का। अगर मान लीजिए जनगणना अब जैसे जो अब होनी है, अगर वहां देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की संख्या अगर बढ़ जाती है, जनसंख्या मतलब बढ़ी हुई मिलेगी, दिखाई पड़ेगी, तो अगले चुनाव में जो 2022 में होना है, तो हो सके अगर जनगणना हो गई होती और हमारे पास ये आंकड़े आ गए होते, तो अगर जनसंख्या बड़ी थी, तो हम क्या होता कि हमारे यहाँ भी फिर से क्या होता, विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण होता, सीटों का निर्धारण होता फिर से। ठीक है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद इसका पुनर्निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण होता है और हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन भी होता है। और संसद को इस बात का अधिकार होता है कि वह संबंधित मामले का निर्धारण करे। और इसी के तहत 1952, 62, 72 और 2002 में संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए थे। ये जो परिसीमन आयोग है ना, यही परिसीमन आयोग क्या करता है, क्षेत्रों का निर्धारण करता है। आप सुनते होंगे चुनाव के टाइम, अगर आप चुनाव में इंटरेस्टेड है होते हैं, तो आप सुनते होंगे कि परिसीमन जारी कर दिया गया। परिसीमन करके इस क्षेत्र को, अभी कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र था, पहले कोई और क्षेत्र उसमें लगता था, पता चला बाद में कोई दूसरा लगने लगा। तो ये क्या होता है, जनसंख्या जनगणना के बाद इस तरह का परिसीमन किया जाता है, फिर क्षेत्रों का बंटवारा होता है। ठीक है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया था। यानी सन 2000 तक के लिए जैसी विधानसभाएं गठित है अब तक कर दी गई थी। अब इसका पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध अगले 25 वर्षों तक, यानी मतलब कहने का 2026 तक जो विधानसभा क्षेत्र जिस राज्य में निर्धारित कर दिए जा चुके हैं, 2026 तक वो वैसे ही निर्धारित रहेंगे। 2026 के बाद इनका पुनर्निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो 2001 के 84 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस तरह जनसंख्या मापन को भी तय कर दिया गया था। फिर क्या था, 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह अधिकार दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रों की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण के लिए 91 की जनगणना के आधार पर किया जाए। तो ये सारी चीजें उसके बाद कर दी गई। अब बात आती है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ये भी विधानसभा में होता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर क्या होता है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जैसे जिस राज्य में उनकी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जैसी संख्या है उसी के आधार पर। और राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति और मतलब मूल रूप से ये क्या है, ये आरक्षण 10 वर्ष, शुरुआत जब संविधान बना तो हर चीजें क्या थी, 10 वर्ष के लिए मतलब निर्धारित की गई थी। जैसे 1960 तक के लिए ये व्यवस्था की गई थी और बाद में इसको हर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 95 संविधान संशोधन में 2009 द्वारा इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद अब आगे के लिए जो व्यवस्था होगी इनको बढ़ा दिया गया होगा अब 21 में। आवाज मिल रही ना सभी को? बोलते रहा करिए। हाँ, बोलते रहा करिए बीच में, हाँ हमें पता चले कुछ सुन रहा है। ठीक है, हमें लगता है हम ही बोल रहे हैं। चलिए, परिषद का गठन कैसे होता है, विधान परिषद के सदस्यों की, ये तो बात हो गई विधानसभा की। अब विधान परिषद की बात आती है, तो विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है निर्वाचन। हम लोग वोट डालने जाते हैं, विधानसभा का जो वो उससे क्या हो गया, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, अब विधान परिषद में क्या होता है, जैसे राज्यसभा में क्या होता है, सदस्यों का हम लोग वोट डालने नहीं जाते, लोकसभा के सदस्यों को हम चुनते हैं। वैसे विधानसभा परिषद में क्या होता है, इसके विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई। मतलब
कितने सदस्य होने चाहिए किसी राज्य की विधान परिषद में? तो अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के जितने सदस्य हैं उसका 1/3 होना चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब राज्य परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। किस राज्य में कितने आकार है, कितने विधान, जैसे उत्तर प्रदेश में है जनसंख्या 400 कुछ सीटें हैं विधानसभा की, उसी के आधार पर राज्यसभा की विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो निर्वाचन पद्धति क्या है इसकी? विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय मतलब जैसे नगर पालिका हो गया, है ना, जिला बोर्ड हो गए, इनके द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर पालिका या जिला क्षेत्रों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और 1/12 सदस्यों को, ठीक है, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों से में से डाला है किसी ने स्नातक का वोट? कभी मैंने डाला हुआ था। जी मैम डाला है। जी हाँ मैम मैंने डाला है। हाँ, तो ये वही स्नातक का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए 1/12 सदस्य जो राज्य में स्नातक है 3 वर्ष से के वो निर्वाचित करते हैं। ठीक है, और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, यानी अध्यापक चुनते हैं। लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों के कम के नहीं होने चाहिए, मतलब कम से कम माध्यमिक स्कूलों तक के अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी वोटिंग की है, तो दोनों जगह मैंने वोटिंग की है पिछली बार। तो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन जो 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं ऐसे लोग चुनते हैं। तो ऐसे इस तरह से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। और बचा 1/3 सदस्य का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया है। बाकी जो सदस्य बचे उन सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव, मतलब जैसे आपने देखा राज्यसभा में चुने जाते हैं ना, सचिन तेंदुलकर हो गए, रेखा हो गए, ये लोग क्या हो गए? इन्होंने साहित्य ज्ञान कला क्षेत्र में जिन्होंने बेहतरीन योगदान दिया है उस राज्य में, उस राज्य का राज्यपाल उन बाकी सदस्यों को उस राज्य की विधानसभा के लिए चुनता है, जैसे राज्यसभा में चुना जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया विधानसभा की होती है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 सदस्य को राज्यपाल नामित करते हैं। ठीक है, और इन सदस्यों का एकल संक्रमणी मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इनको चुना जाता है। और राज्यपाल नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जाती, मतलब जो राज्यपाल जिन सदस्यों को नामित करता है उनको कई अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि आपने इनको क्यों चुना, किस आधार पर चुना, ऐसा कोई अदालत में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विधान परिषद की गठन की ये प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है और ना ही की अंतिम, मतलब संसद इसके बदले और सुधारने के लिए अधिकृत है। ये व्यवस्था मतलब अस्थायी है, अंतिम भी नहीं रूप दिया कि मतलब ऐसी व्यवस्था बना दी गई और इसी के आधार पर हमेशा चुनाव होगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें समय समय पर परिवर्तन और सुधार भी किए जा सकते हैं। ठीक है, अब कार्यकाल की बात आती है दोनों सदनों के। विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा की तरह विधानसभा भी क्या है? निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। जैसे लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल के बाद, अपने आप भंग हो जाती है, या अगर सरकार अल्पमत में आती है तो भंग हो जाती है। तो ऐसे ही विधानसभा की स्थिति है, यहाँ भी 5 साल आम चुनाव के बाद बैठक से लेकर इसका कार्यकाल शुरू हो जाता है और 5 वर्ष तक अगर सरकार पूर्ण बहुमत में है तो 5 वर्ष तक चलती है। अगर बीच में उसका पूर्ण बहुमत में नहीं है, सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो वो बीच में भी भंग हो सकती है। ठीक है, तो वैसे इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इसके समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः विघटित हो जाती है और इसको किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है, मतलब 5 वर्ष के पहले भी अगर सरकार अल्पमत में आ जाती है तो राज्यपाल इसको विघटित कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं और उसके बाद फिर से नए चुनाव होते हैं। ठीक है, अब आपातकाल की स्थिति अगर कभी देश में हो जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर जैसे लोकसभा का क्या था, अगर आपातकाल की स्थिति है, अगर सरकार और मान लीजिए देश में और उसका कार्यकाल लोकसभा का पूर्ण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत चुनाव की संभावना नहीं हो पाती, तो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और
ये कहते हैं आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक का ये बड़ा मतलब नहीं हो सकता है, मतलब इसको चुनाव फिर कराने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, अब विधान परिषद के कार्यकाल की बात, ये तो विधानसभा का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष निर्धारित है, ये आपने समझ लिया। अब बात आती है विधान परिषद के कार्यकाल की। तो राज्यसभा की तरह विधान परिषद क्या है, एक सतत सदन है। जैसे राज्यसभा क्या है, कभी भंग नहीं होती राज्यसभा, वो उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष मतलब सदस्यता उनकी खत्म होती रहती है। ठीक है, वैसे ही राज्य की तरह विधान परिषद भी क्या है, निरंतर चलने वाला सदन है। ठीक है, यानी कि इस जो स्थायी अंग है कभी ये विघटित नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। जैसे ही 1/3 सदस्य की सदस्यता खत्म हो गई, सेवानिवृत्त हो गए, उन 1/3 सदस्यों का पुनः निर्वाचन होगा और फिर वो उनका कार्यकाल चलता रहा। अगले दूसरे वर्ष, हर दूसरे वर्ष फिर कोई 1/3 सदस्य हट गए। तो इस तरह से ये निरंतर चलने वाली परिषद है। तो ये 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है, याद रखना। विधानसभा का सदस्य 5 वर्ष के लिए बनता है और इसका सदस्य 6 वर्ष के लिए बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन के द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है और सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन के योग्य होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सदस्य सेवानिवृत्त हो गए वो दोबारा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। योग्यताएं क्या है राज्य विधानमंडल की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए? तो योग्यताओं की बात करें तो विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए जो योग्यताएं है उनमें से पहली क्या है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष उसको शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें वह संकल्प करता है, क्या संकल्प करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, चाहे वो रखे ना बाद में, है ना। भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, ये शपथ लेता है वो। ठीक है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु निर्धारित है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। ठीक है, ये चीज विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। कौन कौन सी? 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो बना उसके तहत जो योग्यताएं निर्धारित की गई वो सारी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता हो। ठीक है, राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए उसको। विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता भी होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ कानपुर से कोई अगर विधायक कानपुर के किसी क्षेत्र का होता है तो उसको उस क्षेत्र के जो जिस सदस्य बनने जा रहा है जिस विधानसभा का, वहां पर उसका वोट भी होना चाहिए, तभी वो वहां से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होना चाहिए। यदि वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट से अगर चुनाव लड़ता है तो उसको अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य भी होना चाहिए। ठीक है, और निहरताएं क्या है कि संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और इसकी सदस्यता से निहर्त होगा, मतलब उसको हटा दिया, उसके अयोग्य होगा। क्यों? अगर वो केंद्र या राज्य के किसी लाभ के पद पर है। ये सब कुछ हमने पढ़ा जो लोकसभा में, वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। अनुन्मोचित दिवालिया हो, विकृत चित्त हो, ये सारी चीजें हैं। अगर वो इन सारी चीजों में पाया जाता है तो वो क्या होगा, योग्य नहीं होगा। ठीक है, अब शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ की बात आती है। विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के लिए क्या करता है, शपथ लेता है किसी व्यक्ति के सामने। शपथ क्या लेता है? विधानमंडल का सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, उसकी प्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, अपने उसके द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करेगा। सदस्यता लेते हैं हर सदस्य, और बिना शपथ लिए कोई भी व्यक्ति सदस्य सदन में ना तो मत दे सकता है और ना कार्यवाही में भाग ले सकता है। सदस्यता लेना यानी शपथ लेना उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, एक व्यक्ति यदि सदन में सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये जो अगर शपथ लेने से पहले वो बैठता है, अगर वो इस योग्य नहीं है कि वो सदस्य नहीं है और तब भी वो बैठता है, अगर सदस्य या विधानमंडल द्वारा उसे सदन में बैठने या मत देने से प्रतिबंधित किया गया है, इन सब के बावजूद अगर कोई व्यक्ति सदन में सदस्य की तरह बैठता है तो उसको 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा।
ठीक है। अब स्थानों का रिक्त होना, अगर कोई व्यक्ति स्थान, किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो विधानमंडल का सदस्य पद छोड़ता है कब? दोहरी सदस्यता अगर उसकी हो गई। दोहरी सदस्यता मतलब एक व्यक्ति अगर एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वो विधान सभा का सदस्य है और उसने विधान परिषद की सदस्यता भी ले ली, तो उसको विधान परिषद का सदस्य पद छोड़ना पड़ेगा, यानी एक पद उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो, यानी दोनों मंडलों में एक साथ वो सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। निहरता क्या है? उसके राज्य विधानमंडल के कोई सदस्य यदि निर्हार्य पाया जाता, मतलब अयोग्य पाया जाता है, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। त्यागपत्र देकर भी रिक्त हो जाता है पद। अगर वो अनुपस्थित रहता है, बिना अनुमति के सदस्य 60 दिन से पूर्व बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। अन्य किसी अन्य मामलों में, मतलब यदि न्यायालय ने उसको निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया, उसको सदन से निष्कासित कर दिया गया, तो इन स्थितियों में भी उस सदस्य का पद रिक्त हो जाता है। ठीक है। अब विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी का तात्पर्य, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हमने पढ़ा था और स्पीकर जिसको कहते हैं, राज्यसभा का उपसभापति, ऐसे ही विधानसभा की कार्रवाई को संचालित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष होते हैं या पीठासीन अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं। तो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है, मतलब विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और विधान परिषद के लिए कौन होता है? सभा और उपसभापति होते हैं। ठीक है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के लिए सभापति और उपसभापति होते हैं। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं परिषद के लिए उपाध्यक्ष का पैनल होता है। अब विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका कार्यकाल क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। जो सदस्य चुने गए विधानसभा के, उन्हीं में से एक अध्यक्ष चुना जाता है। और विधानसभा के कार्यकाल का तक अध्यक्ष का पद, मतलब जितने दिन तक विधानसभा रहेगी, 5 वर्ष तक, तभी तक उसका कार्यकाल होगा विधानसभा अध्यक्ष का। ठीक है। और 3 मामलों में वो अपना पद रिक्त कर सकता है विधानसभा अध्यक्ष। कब? यदि उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने आप रिक्त हो जाएगा। यदि वो अपने उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्याग पत्र, अब ये चीज ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपेगा, ना कि राज्यपाल को। ठीक है। तो विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के पारित संकल्प द्वारा, अगर मतलब 14 दिन पूर्व ऐसा कोई प्रस्ताव आता है और जिसमें उसके अध्यक्ष के खिलाफ वोटिंग होती है और ऐसा बहुमत पारित हो जाता है उसको हटाने के लिए अध्यक्ष के लिए, और उसके खिलाफ अगर वोटिंग हो जाती है, बहुमत पारित हो जाता है, तब वो विधानसभा के अध्यक्ष के पद को से उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। अध्यक्ष की शक्तियां क्या है, कार्य क्या होते हैं? अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कार्य क्या होते हैं? तो कार्यवाही और अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए सदन में क्या होता है? शिष्टाचार को बनाए रखना, उसकी व्यवस्था को बनाए रखना, ये प्राथमिक जिम्मेदारी होती है विधानसभा के अध्यक्ष की। ठीक है। भारत का संविधान, सभा के नियमों और कार्यों का संचालन करना, और इन सारी चीजों को करना अध्यक्ष का कार्य होता है। ठीक है। कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को, कोरम का मतलब जो जितने मतलब सदस्य निर्धारित किए जाते, बताया था हमने कोरम क्या होता है, कि मान लीजिए ये तय किया गया कि 1/10 सदस्य, जब तक कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर सदन में उपस्थित नहीं है, तो विधानसभा या उसकी कार्रवाई नहीं चलेगी या बैठक नहीं होगी। ठीक है। तो वो क्या कहलाया? कोरम कहलाता है। ठीक है। तो अगर वो कोरम पूर्ण नहीं है, तो उसकी अनुपस्थित विधानसभा की बैठक को वो निलंबित कर सकता है, ये उसका कार्य है। प्रथम मामले में अगर मान लो कहीं वोटिंग की स्थिति आती है, किसी मामले में अगर वोटिंग कराई जाती है, ठीक है, तब क्या होता है कि विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है, वोटिंग के समय में अगर मत बराबर बराबर होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है, अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है। अगर मत बराबर नहीं होते तो वो पहले मामले में वोटिंग नहीं करता, अगर बराबर की स्थिति आती है तो वो मत दे सकता है। ठीक है। सदन के नेता के आग्रह पर वो गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है विधानसभा अध्यक्ष का। और क्या है, 10वीं अनुसूची में उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निर्हरता को, मतलब कोई अगर वो अयोग्य है को लेकर उठे किसी विवाद पर वो फैसला दे सकता है। और विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ये सारे कार्य कितने हैं, किसके? विधानसभा के अध्यक्ष के।
विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो वही प्रक्रिया इसके चुनाव में भी होती है। विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने सदस्यों के बीच ही विधानसभा के लोग करते हैं और वही चीजें इसकी भी है। ठीक है, विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर रहता है विधानसभा का उपाध्यक्ष भी, और समय से पूर्व वो 3 मामलों में अपने पद को छोड़ सकता है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। खुद से इस्तीफा देकर अध्यक्ष को इस्तीफा दे देगा, अगर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अगर उसके खिलाफ बहुमत पारित हो जाएगा हटाने के लिए, तो अपने सदस्य पद से वो हट जाएगा। ठीक है, और कार्य क्या है इसके की बात करें तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उन सभी कार्यों को करता है विधानसभा सत्र के दौरान। जो अध्यक्ष करता है वो सारे कार्य उपाध्यक्ष के होते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सभापति की बात करें तो विधान परिषद का सभापति क्या होता है, विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं और 3 मामलों में वो भी पद छोड़ सकता है, कभी अगर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, त्यागपत्र दे दे, और यही प्रक्रिया जो अभी हमने अध्यक्ष पद के लिए पढ़ी। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह है। जो कार्य विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा में करता है वही कार्य ये सभापति विधान परिषद में करता है। ठीक है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं ये फैसला अध्यक्ष का होता है, लेकिन ये सभापति को ये कोई अधिकार नहीं प्राप्त है कि कोई विधेयक के विषय में ये ऐसा कोई वो निर्णय करे। ठीक है, ये बस ये कार्य उसका, दोनों में अंतर है। और अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन भत्ते भी विधानमंडल तय करता है और राज्य की संचित निधि की भारित निधि पर भी ये सारी चीजें होती हैं। और विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जाता। अब विधान परिषद के उप सभापति की बात करें, उप सभापति सभापति की तरह इसका भी चुनाव होता है, अपने सदस्यों के बीच से विधान परिषद में इसका चुनाव होता है, और ये उप सभापति 3 मामलों में अपने पद को छोड़ सकता है। वही तीनों चीजें यहाँ भी, सदस्यता समाप्त हो जाए, त्यागपत्र दे दे, अगर बहुमत पारित हो जाए उसके खिलाफ। ठीक है, सभापति की अनुपस्थिति में उप सभा अध्यक्षों के सभी कार्यों को ये संभालता है। जो सभापति के कार्य थे वो, अगर वो सभापति नहीं उपस्थित है वो सारे कार्य ये सभापति उप सभापति करेगा। ठीक है, शक्तियां दोनों मामलों में उसकी समान रहती हैं। अब राज्य विधानमंडल के सत्र की बात करें, सत्र के में क्या होता है, सबसे पहले सत्र आहूत करना। सत्र कौन आहूत करता है, राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है, तो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा देता है। हेलो, हाँ जी।